हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो भी हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। हमारे पास दो चैनल है, एक फॉर पीडीएफ पर्पस के लिए और एक हमारे क्विज पर्पस के लिए। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और हमारे आप सोशल मीडिया चैनल फेसबुक को भी हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन वीडियो द माइंस रूल 1955। इस टॉपिक पे हमने पहला वीडियो बनाया था, जिसमें हम जनरल आइडिया ऑफ द माइंस रूल 1955 के बारे में देखे थे। अब इस वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर सारे वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। पहला चैप्टर को प्रीलिमिनरी आइडिया के बारे में देखेंगे, जिसमें हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमको पता है, हम माइंस रूल को द माइंस रूल 1955 या हिंदी में खान नियम 1955 भी बोलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रीलिमिनरी है, जिसमें रेगुलेशन रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं। रूल नंबर 1 हमारा है शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, शॉर्ट टाइटल में हम जानते हैं कि हम इस रूल को द माइंस रूल 1955 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। और इसमें दूसरा पॉइंट दिया है कि कुछ निर्देश अवस्था को छोड़कर, कुछ मतलब निर्धारित अवस्था को छोड़कर, एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब कुछ अवस्था को छोड़कर बाकी जहाँ जहाँ पर माइंस एक्ट 1952 लागू होता है, वहाँ पर ये रूल भी लागू होगा। मतलब इजी वर्ड में आप देख लीजिए कि इस रूल में बताया गया है कि हम इस रूल को 1955 के नाम से जानते हैं, द माइंस रूल 1955। और ये कुछ अवस्था को छोड़कर बाकी जहाँ भी माइंस एक्ट 1952 लागू होता है, वहाँ पर द माइंस रूल 1955 भी लागू होगा। ठीक है, बस इस रूल में तो इतना ही दिया था। चलिए आगे रूल में बात करते हैं। रूल नंबर 2 जो हमारा डेफिनेशन पोर्शन है। सो डेफिनेशन पोर्शन में हमारा पहला डेफिनेशन है एक्ट। एक्ट क्या होता है? तो माइंस रूल 1955 में बहुत जगह एक्ट वर्ड आएगा। ठीक है, तो एक्ट वर्ड का हमारा मतलब होगा द माइंस एक्ट 1952। ठीक है, जहाँ भी एक्ट वर्ड आएगा हम उसका मतलब समझेंगे, वहाँ पर द माइंस एक्ट 1952 के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, फिर हम इसके सेकंड डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है? ऐसा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो अपॉइंटेड होगा अंडर सेक्शन 24 ऑफ माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 24 के अंदर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन पोर्शन में आता है हमारा फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म मीन्स ऐसा, हमारे माइंस एक्ट 1952 में फॉर्म का मतलब ये होगा जो शेड्यूल 1 में डिस्क्राइब किया गया फॉर्म है। ठीक है, हम इस फॉर्म, ये जो फॉर्म है, इसके बारे में, ये सब हमारा पूरा फॉर्म है जो शेड्यूल 1 में दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जो डेफिनेशन पोर्शन में ई नंबर पे डेफिनेशन है शेड्यूल, उसमें पूरा कवर आउट करेंगे कि फॉर्म क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा डी है सेक्शन। सेक्शन को हम धारा भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन मतलब क्या है? सेक्शन मतलब होता है कि जो भी माइंस एक्ट 1952 में हमारे जितने भी सेक्शन हैं, अगर हमारे माइंस रूल 1955 में कहीं सेक्शन वर्ड हमको दिखेगा, उस सेक्शन का मतलब है कि हम माइंस रूल 1952 के सेक्शन के बारे में बोलना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब हम बात करते हैं शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल अपेंडेड टू दिस रूल, मतलब हमारा जो शेड्यूल है, हमारा जो माइंस रूल 1955 है ना, जो उसके अंदर टोटल 5 शेड्यूल हैं। ठीक है, अब वो शेड्यूल क्या क्या हैं, अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या, किसके बारे में डील किया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में बात किया गया है फॉर्म के बारे में। ठीक है,
अब फॉर्म कौन कौन से फॉर्म है, फॉर्म ए से फॉर्म यू तक, तो इसके बारे में ये हमारा पूरा फॉर्म है। सिमिलरली मैं बता रहा था जो सी डेफिनेशन में फॉर्म दिया है फर्स्ट शेड्यूल में, वो ये सब फॉर्म है, सॉरी, तो ए फॉर्म से फॉर्म यू तक। अब इस फॉर्म के बारे में हम यहाँ डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, क्या फॉर्म किस चीज़ के लिए है, ये हम पर्टिकुलरली जो रूल के अंदर जो फॉर्म होगा उस फॉर्म के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा फॉर्म एम से फॉर्म यू तक का है, वो में भी हमारा जो 4A चैप्टर है और 4B चैप्टर है उसमें कवर आउट हो जाता है। बाकी हम पूरा कवर करेंगे, हर एक चैप्टर के वीडियोस में सारे फॉर्म को भी बारे में बताएंगे, ये फॉर्म कब लागू होता है, कब भेजा जाता है, कब दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शेड्यूल 2 के बारे में देखते हैं। शेड्यूल 2 किस चीज़ से डील करता है, तो हमारा सेकंड शेड्यूल है वो हमारा डील करता है इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड रूम, इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड रूम। ये हमारा किस में डील करेंगे हम, 43 में, रूल 43 में इसके बारे में देखेंगे। कौन से, सेकंड शेड्यूल के बारे में। अब हमारा थर्ड शेड्यूल है इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन। फर्स्ट एड स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट होगा, तो इसका हम बात करेंगे 44 रूल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वो जितने भी इक्विपमेंट हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे उस सेक्शन के अंदर। जैसे कि हम चैप्टर 6 में चैप्टर 6 में 43 और 44 के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो हमारा सेक्शन के अंदर जो इक्विपमेंट होंगे उसके बारे में देख लेंगे। और शेड्यूल 4 है हमारा, जो शेड्यूल 4 है वो है एग्जम्पशन फ्रॉम आवर एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या एग्जम्पशन होंगे 4 शेड्यूल में बताया गया है, तो ये हम किस में देखेंगे, रूल 50 में देखेंगे, रूल 50, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो शेड्यूल इसमें माइंस रूल 1955 में जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट पूरा, ठीक है। अब तक ये हम बात करेंगे, ये रूल हमारा किस में मिलेगा हमको, रूल 79, ठीक है। तो हमने ये सब देख लिया कि कौन से रूल में क्या क्या मिलेगा हमको पढ़ने के लिए शेड्यूल्स के बारे में। तो हम इसे जब ये शेड्यूल आएगा, मतलब जब ये सेक्शंस आएंगे जितने सेक्शन में ये मेंशन है, तब हम उसको वहाँ पर भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आगे डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। बस मैं यहाँ पर ये फॉर्म को भी दे दिया हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि ये नया फॉर्म है, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स अपडेट हुए हैं 2017 में। तो अब हमको इसी फॉर्म से पूरा डिटेल स्टडी करेंगे आगे सेक्शंस में। चलिए नेक्स्ट उसके ऊपर जाते हैं डेफिनेशन। F नंबर डेफिनेशन में हमको बात करना है मैनेजर। तो मैनेजर का मतलब होता है ऐसा माइन सुपरिटेंडेंट जो अपॉइंटेड होगा ओनर और एजेंट के द्वारा, जो ओनर एजेंट के द्वारा अपॉइंटेड होगा। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 17 ऑफ माइंस एक्ट 1952, ठीक है। सेक्शन 17 में भी हमको मैनेजर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसमें उसी के अंदर हमारा मैनेजर अपॉइंटेड होता है। कौन अपॉइंट करता है, ओनर और एजेंट। अब हमारे जो मैनेजर अपॉइंट होगा उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगे, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ हैं वो सच रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजर, कंट्रोल के लिए, ठीक है। कंट्रोल का काम देखेंगे, नियंत्रण जिसको बोलते हैं हिंदी में। मैनेजमेंट का काम देखेंगे, प्रबंधन जिसको बोलते हैं। सुपरविज़न का काम देखेंगे, देख रेख का। डायरेक्शन ऑफ माइंस देखेंगे, निर्देश देंगे कैसे क्या करना है हमको माइंस में, ठीक है। ये सब मैनेजर के रिस्पॉन्सिबल है, जिन चीज़ों के लिए वो बताया गया है। अब आगे डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। हमारा डेफिनेशन नंबर जी है, ठीक है। ये किसके बारे में दिया गया है, सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन क्या होता है वो बताया गया है। तो सर्टिफाइड सर्जन के बारे में हमको कहाँ देखने मिलेगा, सेक्शन 11 में, ठीक है। सर्टिफाइड सर्जन की क्वालिफिकेशन भी दी हुई है यहाँ पर। कैसे पर्सन को सर्टिफाइड सर्जन बोलेंगे, जिसके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर तक की क्वालिफिकेशन होगी, वही पर्सन हमारा सर्टिफाइड सर्जन कहलाएगा। इसके डिटेल स्टडी है हमारा सेक्शन 11 ऑफ माइंस एक्ट
1952। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डेफिनेशन नंबर एच, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से हमारा 31st डे ऑफ दिसंबर, इस बीच का जो दौरान इंटरवल होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट डे से लास्ट डे तक ऑफ 31st डे ऑफ दिसंबर तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, अब आगे डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन, ऐसा पर्सन अदर देन मैनेजर, जो मैनेजर ना हो, जो अपॉइंटेड होगा किसके द्वारा, ओनर और एजेंट के द्वारा वो अपॉइंटेड होगा फॉर सिक्योरिंग कंप्लाइंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंटीन, जो कैंटीन की व्यवस्था देखेगा उसको बोलेंगे हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डिनरली पर्सन। ठीक है, किसी किसी बुक में यहाँ ऑर्डिनरी लिखा हुआ है और किसी किसी बुक में ऑर्डिनरली लिखा हुआ है, तो मे बी आप अपना रेक्टिफाई कर लीजिएगा, डाउट जो भी होगा। मेरे में तो ऑर्डिनरी लिखा था इसलिए मैंने ऑर्डिनरी ही लिया है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड का? एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर डे ऑफ माइन और एनी पार्ट ऑफ माइन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। ठीक है, मतलब जो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयड है पर डे ऑफ माइन एवरेज, ठीक है, या कोई पार्ट ऑफ माइंस, किसी भी पार्ट ऑफ माइंस में उसका उस पिछले कैलेंडर ईयर, मतलब अभी जैसे 2021 चल रहा है तो पिछले साल का 2020 का देखा जाएगा ये। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं? तो ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है, सॉरी, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है कि ये एक रेशियो है द नंबर ऑफ मैन शिफ्ट वर्क या टोटल मैन डेज वर्क, जितने भी एम्प्लॉयड हैं, अपॉन किसका, नंबर ऑफ वर्किंग डे इंक्लूडिंग रेस्ट डे, रेस्ट डे को हटा के और नॉन वर्किंग डे को हटा के, अगर इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे तो हमारा आएगा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में हम कमेटी के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है जो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।